नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो है कि जीएस पढ़ना शुरू किया था। जीएस में हमने जो है कि रटलो सीरीज़ शुरू की थी। रटलो सीरीज़ का 3 एपिसोड मैंने दे दिया है। आज हम लोग जो है कि चौथे एपिसोड की बात करेंगे। तो मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को जो है कि अक्षांश और देशांतर के बारे में खूब विस्तृत बताया था कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आइए थोड़ा फिर से जो है कि एक बार अक्षांश और देशांतर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्या है, एक ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है। ग्लोब क्या होता है बेटा? पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक केंद्र बिंदु होगा। इस केंद्र बिंदु से एक रेखा जो है कि खींची जाती है। ठीक है, और ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। एक रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। और ये इसका क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ, जिधर चाहें उधर आप खींच सकते हैं। यहाँ से खींची जाती है और यही क्या होती है कि इसकी सबसे बड़ी रेखा होती है। ये देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से रेखा गुजरती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो इसको जो है कि क्या करती है, इस ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसी भूमध्य रेखा के समांतर क्या किया जाता है, ये केंद्र बिंदु, यहाँ पर जो है केंद्र बिंदु को जो है केंद्र बिंदु से इस भूमध्य रेखा के समांतर कोणीय, ठीक है, एक निश्चित कोणीय दूरी लेकर के जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये क्या है कि अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो अंश। जीरो अंश के बाद ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 करते करते जाएंगे। यहाँ पर क्या हमें मिलेगा? 90 अंश मिलेगा। और नीचे भी क्या मिलेगा? 90 अंश मिल जाएगा। ये कितने एक एक अंश पर खींची जा रही हैं ये रेखाएं। तो यहाँ से देखिए, एक अंश पर एक खींची जाएगी, यहाँ से ए बी, तो इसकी क्या होगी? दूरियाँ इसकी समान होंगी। ये जो इनके बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या होगी? समान होगी। और ये दूरी होती कितनी है? तो 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है बाबू। और इसके बाद जो है कि इसकी कुल रेखाओं की संख्या कितनी होती है? इसकी रेखाओं की संख्या मैंने आप लोगों को बताया कि 2 होती है। एक तो 179 होती है और सेकंड वाली 181 होती है। यदि इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्या करते हैं? एक पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिए, 90 रेखा इधर हो गई, तो इसमें से इसको एक पॉइंट मान लिया गया, तो 89 रेखा इधर हो गई, 89 रेखा इधर हो गई। कितनी? 178 हो गई, प्लस ए वाली एक रेखा 179 हो गई। यदि इसको हम लोग रेखा मानते हैं, वैज्ञानिकों का मत है, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि नहीं ये रेखा है, तो इसको अगर रेखा हम लोग मानेंगे तो 90 इधर 90 इधर, कितनी हो गई? 180। और एक ए हो गई, मिडिल वाली कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। 181 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 181 हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन में एक मिलेगा, या तो 179 मिलेगा या 181 मिलेगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो हमें क्या करना है? टिक करना है। दोनों एक साथ जो है कि नहीं देगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो ये तो कुछ पॉइंट हम लोगों ने जो है कि अक्षांश के बारे में देख लिया। ठीक है, अक्षांश के बारे में, ये जो है कि उत्तरी अक्षांश, ये क्या होता है? दक्षिणी होता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब इसी पर जो है कि हम लोग यदि हम लोग क्या किया जाए कि हम लोग अगर ये देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। यदि यहीं पर जो है कि इसको मिडिल को, मध्य को मान करके यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी देशांतर रेखा हो जाती है। ये हमारी क्या हो जाती है? देशांतर रेखा हो जाती है।
देखिए वहाँ पर क्या कर रहा था, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांट रहा था। यहाँ पर ये क्या करेगा, पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी गोलार्ध। देखिए ये पूरा क्या है, ये गोला है ना, ये गोले को जो है दो भागों में बांट रहा है, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। कौन कौन से, दो गोलार्धों में बांट रहा है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक क्या कर रहा है, पूर्वी गोलार्ध में बांट रहा है। तो यदि इसको हम लोग क्या किया जाए, 0 अंश मान लिया जाए, ठीक है, इसको क्या किया जाए, 0 अंश इसको मान लिया जाए। तो 0 अंश के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ए एक क्या है, ये एक रेखा है, रेखा पर मान लीजिए यहाँ पर एक जीरो पॉइंट है। जीरो से यदि हम लोग दाएं साइड में जाते हैं तो मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यदि बाएं साइड में हम लोग आते हैं तो मान क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से ये एक रेखा है, रेखा के यदि दाएं साइड हम लोग जाएंगे तो मान हमें क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इधर इस साइड में आएंगे तो मान हमें क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से रेखाएं खींचना शुरू करते हैं, और ये रेखाएं खींची कहाँ गई, ये जो किसको माना गया कि यहाँ पर लंदन, एक आप ब्रिटेन में आप लोगों ने शहर सुना होगा लंदन, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं पर जो है कि बैठक हुई थी। तो जहाँ पर बैठक हुई थी वहीं पर जो है उसी को क्या किया गया कि मध्य रेखा मान लिया गया, और वहीं से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए कितनी होती है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, ठीक है। और ये एक दूसरे के समांतर नहीं खींची जा रही हैं, देखिए एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंतर, ठीक है, समांतर, समांतर, देखिए समांतर अर्थात जिसमें समान अंतर हो, इसमें समान अंतर है, इसमें समान अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका मान काफ़ी कम है, इधर पर आने पर बढ़ जा रहा है, यहाँ पर कम है, इधर आने पर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यदि इसके जो है कि कुल इसकी कितनी रेखाएं जो है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी जो है अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, अधिकतम दूरी इसकी विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर। और एक खींची कैसे जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, या तो दक्षिण से उत्तर की तरफ या तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। इन सब के बारे में जो है कि हम लोगों ने बात कर लिया था। जैसे कि इसमें देखिए ये हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में। आइए थोड़ा सा इसके आगे जो है कि एक फिर समझने की कोशिश करते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, रट लेना है। इसमें देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है, 360 होती है, और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या बेटा कितनी होती है, 179 या 181 होती है, ठीक। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि इस ग्लोब पर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से 23.5 अंश ऊपर जाने पर, 23.5 अंश ऊपर जाने पर हमें क्या होती है, कर्क रेखा मिलती है, कर्क रेखा मिलती है। और कर्क रेखा भारत को क्या करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और 23.5 अंश नीचे आने पर, दक्षिणी गोलार्ध में आने पर हमें क्या होता है, हमें मकर रेखा मिलती है, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 अंश जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में आने पर मकर रेखा मिलती है। मान लीजिए ये यहीं पर सूर्य है, सूर्य क्या करता है, सूर्य वर्ष भर इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है कि चमकता है। इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य क्या करता है, वर्ष भर चमकता है, ठीक है। जैसे 21 जून को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य, कब, 21 जून को, 21 जून को सूर्य, 21 जून को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है,
जब लंबवत चमकेगा तो क्या हो जाएगा, जब लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और इससे 6 महीने बाद अगर चले जाएंगे, ठीक है, 6 महीने बाद चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जो है कि उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जून के महीने में क्या होता है, जून के महीने में दिन काफ़ी बड़े होते हैं और दिसंबर के महीने में दिन काफ़ी छोटे होते हैं। तो इससे 6 महीना जो है कि अगर हम लोग ये रट लीजिए, 21 जून को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उसी दिन क्या होता है, उसी दिन सबसे बड़ा जो है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है। और तब सबसे छोटा दिन कितना हो जाएगा, 22 दिसंबर। इसी से 6 महीना बाद आप लोग चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्रिसमस डे से ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस डे के बाद जो है कि हमारे यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो यही रीज़न है। 21 जून को क्या होता है कि 21 जून को सूर्य जो है कि लंबवत कर्क रेखा पर चमकता है। उसके बाद सूर्य क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया, इसी कर्क रेखा से और जो है कि यहाँ पर मकर रेखा के बीच में सूर्य चमकता है। तो सूर्य जब यहाँ पर लंबवत चमकेगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, विषुवत रेखा पर 6 महीने बाद आ जाता है। फिर यहाँ से जो है कि यहाँ नीचे चला आता है, तो इन्हीं के बीच में चमकता है। तो बताइए कि यहाँ पर जो है कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा बाबू, दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा, जब सूर्य इधर से फिर इधर जो है कि पलायन करने लगेगा। तो 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा दिन। और 21 जून को क्या हो जाएगा, 21 जून को सबसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। क्यों सबसे छोटा हो जाएगा, सूर्य अब हमारा क्या कर रहा है, पहले तो उत्तरायण था, उत्तरायण से अब दक्षिण, जैसे यहाँ पर लंबवत चमक रहा था, अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसके प्रकाश क्या होंगे, इसके प्रकाश इधर कम पड़ेंगे, अब इधर इसका प्रकाश का जो है झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण जो है कि हम लोगों के यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग आ जाएँ तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, घटता जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चमकता है। तो जब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो है कि बहुत अधिक गर्मी होगी। बताइए गर्मी अधिक होगी कि नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना। इसी के बीच में तो सूर्य हमारा चमक रहा है। इससे ऊपर जाएंगे तो जो है कि गर्मी धीरे धीरे कम होगी, इससे नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे गर्मी क्या होगी, घटती जाएगी। तो यही होता है कि अगर विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा, या इसी को मैंने क्या बताया था, इसको मैंने क्या बोला था, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री के बीच में क्या होता है, उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है, जोन। ठीक है, जैसे मैंने एक इसके समानांतर रेखा खींची, इसके बीच जो ये दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश जो है कि दक्षिणी अक्षांश पर क्या होता है कि उष्णकटिबंध। उष्ण का मतलब क्या होता है, उष्ण का मतलब गर्मी होता है, कटिबंध। ठीक, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म होता है, अर्थात बहुत अधिक क्या होती है, गर्मी होती है। दोनों में जो है कि ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, यहाँ से तो दोनों की दूरियां क्या हैं बाबू, समान है ना। एक आप लोगों ने जो है कि रवि किशन का डायलॉग सुना होगा, ए बाबू ए भैया जिंदगिया झंडवा फिर भी घमंडवा। तो यही बाबू देखा, यहाँ से जब इधर जाएंगे 23.5 डिग्री तो क्या होई हो बाबू, यहाँ पे जो है ना कि उष्णकटिबंध हो जाए। इसके बाद जो है कि यहाँ से जब 23.5 डिग्री से आगे जाएंगे 45 डिग्री तक तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री तक जाएंगे
तो हल्का सा क्या होगा कि ठंडी महसूस होगी, ठीक है, हल्का सा ठंडी, जैसे हम लोगों के यहाँ खूब गर्मी पड़ रही है इस समय। इसके बाद क्या होगा, धीरे 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 मौसम क्या होगा, ठंडा होगा, और एक समय आएगा क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। तो अब इसके बाद उष्णकटिबंध के बाद क्या आ जाएगा, उपोष्ण, उपोष्ण, पोष्ण कटिबंध, ठीक है, कटिबंध। उपोष्ण का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ गर्मी कुछ ठंडी, कुछ गर्मी कुछ ठंडी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका 45 से, इसमें पूछता है 45 से कि उष्णकटिबंध कितने से कितने के बीच में होता है, और उसके बाद उपोष्ण कटिबंध कितने से कितने के बीच में होता है। तो उष्णकटिबंध कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से 23.5 के बीच में, और उपोष्ण 23.5 से 45 के बीच में। इसके बाद उपोष्ण के बाद क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि हल्की हल्की ठंडी और गर्मी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो क्या हो जाता है हमारे यहाँ एकदम ठंडी पड़ने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, ठंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसके आगे हम लोग चले जाएंगे, जब शीतोष्ण 45 से ये कितना होता है, ये देखिए 0 से 23.5, 23 से 45, ये 45 से 66.5, 45 से कितना हो जाएगा, 66 से ही 1/2, 66 से जब हम 90 तक जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाता है, ध्रुवीय कटिबंध हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा बर्फ़ ही रहती है, ध्रुवीय कटिबंध होता है। यही सेम प्रक्रिया क्या होती है, दक्षिण गोलार्ध में भी होती है। यही सेम प्रक्रिया क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। तो हमें लगता है एक कटिबंध के बारे में आप लोगों को जो है कि समझ में आया होगा कि कटिबंध क्या होता है, कैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इसी के अनुसार जो है कि ऋतुएं हमेशा क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक है। ऋतुएं इसी के अनुसार जो है कि बदलती रहती हैं। आइए अब हम लोग जो है कि देखेंगे इस ग्लोब में जो है कि हमारा भारत कहाँ अवस्थित है। मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य क्या करता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही पूरा चमकता है। तो इसके आसपास के जितने देश होंगे जो कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा के आसपास होंगे, वो गर्म होंगे कि ठंडे होंगे बेटा, वो क्या होंगे, गर्म होंगे, बहुत ज़्यादा वो क्या होंगे, गर्म देश होंगे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि इस ग्लोब पर जो है कि भारत हमारा कहाँ अवस्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, इस समय पूरे विश्व में कुल देशों की संख्या 226 है। लेकिन यदि मान्यता प्राप्त देश देखा जाए तो 204 देशों को जो है कि मान्यता मिली है, लेकिन टोटल देशों की संख्या कुल कितनी है, 226 है। तो जैसे मैंने एक ग्लोब बना लिया, ग्लोब पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या हो गई, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। अब विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे इधर, जब ऊपर जाएंगे इधर तो यहाँ पर एक कितना 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 यहाँ तक 90 डिग्री तक, इधर भी कितना 90 डिग्री तक। ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी ध्रुव, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी ध्रुव हो जाएगा। तो भारत हमारा क्या है कि यहीं से जब यहाँ पर जो है कि मैंने आप लोगों को बताया सूर्य हमारा क्या होता है 23.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है कि चमकता है। और क्या होता है वहाँ पर गर्मी, विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ गर्मी जो है कि काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ती है। तो यहीं पर सूर्य हमारा जो है कि यहीं पर भारत हमारा जो है कि जब इससे हम लोग किस में हैं, हम लोग जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, हम लोग किस में स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो यहीं से जब आप 8 डिग्री 8 अंश 4 मिनट जो है कि ऊपर चले जाएंगे, यहीं पर 8 अंश 4 मिनट जो है कि ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए कि यहीं पर भारत जो है कि हमारा स्थित है। यहीं पर भारत क्या है, स्थित है, यहाँ पर 8.4 पर। तो भारत का जो है कि ये विस्तार। अब बताइए कि चेन्नई में गर्मी क्यों बहुत अधिक पड़ती है, जानते हैं क्यों, यही कारण है। वो क्या, चेन्नई हमारी विषुवत रेखा के क्या है, बिल्कुल पास है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा से कितना 8 अंश 4 मिनट के कोण पर अगर ऊपर हम लोग जाएंगे तो कितना, यहीं पर जो है कि हमारा चेन्नई सबसे नीचे है ना, आप लोग देखे होंगे मैप में चेन्नई सबसे नीचे है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर चेन्नई उन्नई में काफ़ी गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे ऊपर हमारे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, गर्मी कम होती है, ठंडी होती चली जाती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है कि यहाँ पर जो है कि ये विषुवत रेखा के पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है
की गर्मी अधिक होती है। तो यहाँ पर भारत जो है कि हमारा 8.4 अंश उत्तरी अक्षांश से कितना होता है 37.37 अंश 6 मिनट। ठीक है, इसका उत्तरी विस्तार, अगर उत्तरी अक्षांश का विस्तार देखा जाए भारत का, तो 8.4 से 37.6 अंश उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। देखिए इसका 8.4, एक कौन सी रेखा है 8.4 अंश वाली है, इसी पर जो है कि भारत हमारा क्या है स्थित है, इसी पर भारत हमारा क्या है स्थित था 8.4 से। तो ये 8.4 हो गई भाई यहाँ से। अब मुझे 8.4 यहाँ से भारत की जो है कि शुरुआत हुई है, तो इसके ऊपर चलते चलते चले जाएंगे, जब यहीं पर जो है कि 37.6 जो रेखा आ जाएगी 37.6, यहाँ तक जो है कि भारत का क्या है 37 अंश 6 मिनट तक जो है कि भारत का विस्तार है। हम लोग जो है अंश और मिनट को किस हिसाब से लिखते हैं, अंश मिनट सेकंड। देखिए ये जो है किसका अंश का सिंबल है, ये किसका है मिनट का। अगर कोई संख्या उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं तो क्या हो जाता है मिनट हो जाता है, 2 डैश लगा देते हो तो क्या हो जाता है सेकंड हो जाता है। यही हम आपको बता रहे हैं कि भारत का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट जो है कि उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो ठीक है, तो इसको याद करने का जो है कि ट्रिक कैसे करेंगे आप लोग, कि जैसे मान लीजिए आपको याद करना है कि 8 अंश 4 मिनट से 37.6, तो 84,376 कितना 84, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है 84,376। जैसे अभी आप लोगों को जो है कि कोई गर्लफ्रेंड आपका नंबर जो है कि दे रही है तो तुरंत फट से याद कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ पर दिमाग पर जो है कि जोर देते हैं, इसी तरह से दिमाग पर क्या करना है जोर देना है, इसे रटना है। रट लीजिए भारत का जो है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 अंश 4 मिनट से 37,376 84,376। अब देखिए इधर भी तो इसका कुछ विस्तार होगा, देशांतरी विस्तार तो भाई भी कुछ होगा इसका। ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब भारत का देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो मान लीजिए ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है कि उसके क्या है, ये बीच से इसके जो है कि भारत इस साइड में इधर स्थित है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम भारत को इधर इसके जो है एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पर जो है कि इसे दिखाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा जो है कि क्लियर हो पाएगा। ये 8.4 है, भारत मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। तो अब क्या है, ये देशांतरी रेखा हो गई। ठीक है, ये देशांतरी रेखा हो गई। जब इससे इधर हम लोग जाएंगे, ठीक है, इससे दाएं साइड जब हम लोग जाएंगे तो मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते जाएंगे। अब जब यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर भारत का ए कितना है 84,376 से 67 दशमलव और 97.25 84,300 से 97.25 84,376 से 67 दशमलव कितना हो जाएगा 84,376 97.25 687 97.25 68.7 कितना है 7 है इसका 68.7 से जो है कि 97.25 है। इसका देखा जाए अगर देशांतरीय विस्तार, देशांतरी यहाँ पर जो है कि 68.7 यहाँ पर एक होगा, 68.7 से आगे चलते चले जाएंगे कितना 97.25 तक, 97 अंश 25 मिनट तक जो है कि भारत का क्या है देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। और मैंने आप लोगों को बताया था एक देशांतर जो ये देशांतरी रेखाएं इनके बीच कितने मिनट का अंतर होता है, इनके बीच जो है कि 4 मिनट का अंतर होता है। कैसे 4 मिनट का अंतर होता है, आप लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 24 घंटा पृथ्वी हमारी 24 घंटा में जो है कि एक चक्कर पूरा करती है। तो 24 अपने अक्ष का, तो 24 घंटा कितना हो जाएगा 24 गुणे 60 बराबर 1440 मिनट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया ये एक बिंदु है, इस पर कितने अंश का कोण बनता है, इस पर जो है कि 360 अंश का कोण बनता है। तो यदि मुझे एक अंश का मान निकालना पड़े तो 1440 में 360 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 4 अंश आ रहा है, 4 अंश आ रहा है। तो 1 मिनट में कितने का अंतर हो, एक अंश में कितने का अंतर हो जाएगा
4 मिनट का अंतर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मिनट है, 4 मिनट का कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यही देखिए यहाँ से कितना हो गया 84 376 से 84 कितना इधर ऊपर इसका 376 हो जाएगा, 84 376 से 687 97 25 68.7 से 97 25 8 अंश 4 मिनट से उसके बाद 37 अंश 6 मिनट इस आपका जो है कि अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार 68.7 से कितना हो जाएगा 97.5 हो जाएगा, 97.5 हो जाएगा ये भारत का, ठीक है 97.5 हो जाएगा। आइए अब इसको जो है कि हम लोग अब ग्लोब से हटा करके यहाँ पर जो है बनाते हैं, यहाँ पर बना करके जो है कि समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैप तो मुझसे बन नहीं पड़ता है सही, आइए ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे ए क्या हो गया, ए 8.4 अंश मैंने माना, और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए गुजरात वाला ए हिस्सा जो है कि भारत का ऐसे 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 करके गया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ए कितना है 68.7 से कितना हो जाएगा इधर 97.25 हो जाएगा। और ऊपर की अगर हम लोग बात किया जाए, ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर इसका कितना हो जाएगा, ऊपर 37.6 हो जाएगा, ठीक है 37.6 हो जाएगा। 84 376 से 687 97 25 84 376 687 97 25, ठीक है। ए वाला आपका कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ए हमारा कहाँ पर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। और ए वाला आपका कहाँ पर पड़ेगा, पश्चिमी वाला गुजरात में। गुजरात के कौन से, गौरमाथा एक स्थान है, गौरमाथा एक जो है कि हमारा पश्चिमी बिंदु कहाँ पर पड़ता है, गौरमाथा में। और हमारा पूछता है कभी कभी पश्चिमी बिंदु हमारा कहाँ पर पड़ता है, गौरमाथा, इसी को कभी कभी सर्क्रिक भी किसी किसी में मिलता है, ठीक है सर्क्रिक भी किसी किसी में मिलता है। ए कहाँ पर मिलता है, ए आपका कीबीथू हमारा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा, पूर्वी विस्तार, पश्चिमी विस्तार आपका गौरमाथा। दक्षिणी विस्तार अगर मुख्य भूमि की हम लोग बात किया जाए, मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कहाँ पर, कन्याकुमारी। लेकिन यदि हम लोग बात करें, किसकी बात करें, हम लोगों के यहाँ क्या है, द्वीप भी हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात किया जाए तो अगर इसके द्वीपों में अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो है, पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट होता है, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में जो है कि स्थित है। और ग्रेट निकोबार का अगर हम लोग बात किया जाए, ये कितने पर है, 6 अंश 4 मिनट पर है। देखिए मुख्य भूमि का हमारा जो है कि किनारा कौन सा है, 8 अंश 4 मिनट से। लेकिन यदि हम लोगों को जो है कि द्वीप के बारे में बात कर देगा तो द्वीप कितना हो जाएगा, 6 अंश 4 मिनट से जो है कि द्वीप हो जाएगा। इसके बाद जो है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 97.25 हो जाएगा। ए कहाँ पर पड़ता है, इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, पहले तो अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जब से जो है कि लद्दाख में जो है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो अब एक कौन सा पड़ेगा, कहाँ पर, ये चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन में दिया रहेगा, लद्दाख भी, तो हम लोग जम्मू कश्मीर हम लोगों को रटा है तो हम लोग जो है क्वेश्चन गलत करके आएंगे। लेकिन अब ये कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप लोग जो है कि दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इंदिरा कॉल हमारा अगर एकदम उत्तरी पॉइंट पूछेगा तो कौन सा, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम अगर भूमि का किनारा पूछेगा, कन्याकुमारी, नहीं तो हमारा क्या होता है, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट होता है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। और हमारा पूर्वी अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू होता है, और पश्चिमी जो है गौरमाथा, इसी को सर्क्रिक बोला जाता है। ये कहाँ हमारा पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब हमें जो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से जो है कि ये हमारा गुजरात हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनके और इनके बीच का कुल अंतर कितने का होता है, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सूर्योदय मान लीजिए, यहाँ पर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में यदि 4 बजे हो रहा है तो यहाँ पर पश्चिमी गौरमाथा में जो है
कि सूर्योदय कितने बजे होगा, 6 बजे होगा ना। सूर्योदय कितने बजे होगा, 6 बजे होगा। कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का। क्यों 2 घंटे का अंतर होता है? यहाँ पर जैसे कि यहाँ से क्या किया गया कि एक मानक समय जोन जो है कि निर्धारित किया गया, मानक समय जोन निर्धारित किया गया, और ऐसा कहा गया कि ऐसा मानक समय जोन निर्धारित किया जाए कि जो भारत को 2 बराबर भागों में जो है कि विभाजित करे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच देखिए, कुल अगर 697.25 में से, अगर 97.25 में से हम लोग जो है कि 68.7 निकालेंगे, लगभग कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, 30 अंश कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जब 30 अंश आएगा तो इसको हमें जो है कि 2 बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो 15 अंश हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इधर 15 अंश यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों आकर के कटेंगे वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, उसी को मानक समय रेखा मान लिया गया। और 30 अंश मैंने बताया, एक अंश बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 30 अंश बराबर 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। और 120 मिनट को जब हम लोग जो है कि घंटे में चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 घंटा आ जाता है। तो यही देखिए 2 घंटे का अंतर जो है कि इनके बीच में है। तो आप लोग जानते हैं कि 82.5 अंश जो है, 82.5 अंश को हम क्या माना गया है, 82.5 अंश को क्या किया गया है, देखिए 68.7 में जो है कि प्लस 15 अंश करेंगे कितना आएगा, 82.5 आएगा। या 97.25 में से जो है कि कितना 15 अंश निकालेंगे तो कितना आएगा, 82.5। तो यही 82.5 अंश को क्या किया गया, 82.5 अंश को जो है कि क्या मान लिया गया है, 82.5 अंश को हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो है कि मान लिया गया। मानक समय रेखा हमारी कहाँ से गुजरी है, मानक समय रेखा हमारी इलाहाबाद के जो है कि नैनी से गुजरी है। इलाहाबाद के कितने से, नैनी से गुजरी है। जब आप लोग आएंगे इलाहाबाद ना, नैनी जहाँ से मानक समय रेखा गई है वहाँ पर जब आप लोग खड़े होंगे मानक समय रेखा पर, तो वहाँ पर लिखा है कि धन्यवाद, आप जो है कि मानक समय रेखा पर जो है कि खड़े हैं, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, धन्यवाद, आप जो है कि मानक समय रेखा पर क्या हैं, खड़े हैं। कई किसी किताबों में जो है कि मिर्ज़ापुर दिया रहता है, लेकिन जो है वो यहीं से जो है कि गई है, यहाँ पर नैनी में है। कहाँ पर स्थित है, नैनी में है। 82.5 अंश कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, कुल 5 राज्यों से जो है कि होकर के गई है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो किससे गई है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरे पर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद चौथे पर ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा के बाद 5वें पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से पूछता है, क्वेश्चन रट लीजिए। मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, मानक समय रेखा कुल जो है कि 5 राज्यों से होकर के गुजरी है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसका जो है कि एक ट्रिक भी है, मौका, MOUCA, मौका याद कर लीजिए, मौका MOUCA। मौका से M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। इसको आप लोग जो है कि याद कर लीजिए, यहाँ से जो है कि रट लीजिए मौका। ये क्या है, इसका ट्रिक है याद करने का, मानक समय रेखा जो है कहाँ से गुजरी है। तो आप लोग जान गए मानक समय रेखा कुल कहाँ से गुजरी है, कुल 5 राज्यों से जो है कि गुजरी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 84 से कितना, 376, 84 376 और 68.7 से 97.25 जो है हमारा क्या है, देशांतरी विस्तार है। ठीक, देशांतरी विस्तार है। अब इसके बाद जो है कि हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए। अब भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 32,87,200 कितना है, 64 है। 32,87,263, सॉरी 32,87,263 कितना है, 32,87,263 कितना, रट लीजिए 32,87,263। और ये पूरे विश्व का कितना परसेंट है, पूरे विश्व का जो है कि 2.4% है। ये वीडियो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक है, कितना, 2.4
प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ठीक है। ये अगर इसकी जो है कि उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 32,14 कितनी है? 32,14 3 2 1 4। और इसकी पूर्व से पश्चिम की अगर बात किया जाए तो 29,33 कितनी है? 29,33। अगर इसका उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात किया जाए कुल कितनी है? 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये कितनी हो जाएगी? 2933 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 2933 ये आप लोग रट लीजिए। 3214 कितना? 3214 उत्तर से दक्षिण विस्तार और 2933 आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार। देखिए ये क्या है, भारत जो है कि ऐसे लंबाई में अगर देखा जाए तो बड़ा है, इसलिए इसका विस्तार कितना है? ज़्यादा है। और ये वाला क्या है? इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए इसका चौड़ाई में विस्तार क्या है? कम है। कितना? 2933। देखिए याद करने का ट्रिक, 3 2 1, 3 2 1, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 2 1 4, 29 29 में 4 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। 29 33। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।